तो सोचिए, वेनेजुएला में एक बहुत ही दुस्साहसी अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन तो सफल रहा, प्रेसिडेंट को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम इसी की तह तक जाएंगे। अब ये ऑपरेशन हुआ क्यों, उस पर आने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। मिलिट्री के नजरिए से देखें ना, तो ये हमला एकदम परफेक्ट था। मतलब एक कामयाब मिशन जिसमें कोई भी जरा सी भी चूक नहीं हुई। तो जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। रात का अंधेरा है और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस कराकस शहर में उतर रही हैं। ये एक बहुत ही हाई रिस्क मिशन था और इसका लक्ष्य सिर्फ एक, निकोलस मदुरो। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर रहे हैं 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स की। मतलब एक बहुत बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसने वेनेजुएला की रूस से खरीदी हुई एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी बड़ी आसानी से पार कर लिया और अपने टारगेट तक पहुंच गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और कह सकते हैं ड्रामेटिक कदम को जस्टिफाई कैसे किया गया? व्हाइट हाउस की ऑफिशियल कहानी क्या है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या वो कहानी फैक्ट्स के सामने टिक पाती है? 72,776, 72,776। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की तादाद है जिन्होंने 2023 में सिर्फ अमेरिका में सिंथेटिक ड्रग्स की वजह से अपनी जान गंवाई। और व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इन सारी मौतों का सीधा कनेक्शन वेनेजुएला से है। और बस यही व्हाइट हाउस के पूरे आर्गुमेंट का बेसिस है। उनका कहना है कि अमेरिकी सड़कों पर जो फेंटेनिल क्राइसिस है ना, उसकी जड़ें सीधे वेनेजुएला में हैं। पर क्या ये वाकई सच है? अब देखिए, जब इन दावों की पड़ताल की जाती है तो कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। व्हाइट हाउस फेंटेनिल के लिए वेनेजुएला को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? वो कहते हैं कि इसका असली रूट तो चीन से मेक्सिको होकर जाता है। फिर वो कहते हैं कि मादुरो ट्रेन डी अरागुआ गैंग से जुड़ा है, लेकिन सबूत तो ये दिखाते हैं कि मादुरो की सरकार खुद इस गैंग से लड़ रही है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। तो ठीक है, मादुरो को हटा दिया गया, लेकिन अब एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल सवाल सामने आता है। अब आगे क्या होगा? मिशन तो पूरा हो गया, पर वेनेजुएला के भविष्य का क्या? और यही वो सवाल है जो आज पूरे वॉशिंगटन में गूंज रहा है। अच्छा काम किया, पर अब आगे क्या? और इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, जो कि काफी चिंता की बात है। और यहीं पर आकर मामला सच में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। व्हाइट हाउस एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की बात तो कर रहा है, पर कोई क्लियर डे आफ्टर प्लान है ही नहीं। और हमें इराक और अफगानिस्तान के अनुभवों से पता है कि बिना किसी ठोस प्लान के सत्ता बदलना कितना विनाशकारी हो सकता है। अब कुछ लोग इसकी तुलना 1989 में पनामा पर हुए अमेरिकी हमले से कर सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो यह एक बहुत खतरनाक कंपैरिजन है। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला आबादी में, साइज में पनामा से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल देश है। यहाँ की जमीनी हकीकत पूरी तरह से अलग है। अब इस पूरे ऑपरेशन का असर सिर्फ वेनेजुएला तक ही नहीं रहने वाला। दुनिया भर में अमेरिका के जो राइवल्स हैं, वो इसमें अपने लिए एक बड़ा मौका देख रहे हैं। चीन ने तो जरा भी वक्त नहीं गंवाया। उनकी जो सरकारी मीडिया है, वो इस ऑपरेशन को अमेरिकी हिपोक्रेसी का, मतलब पाखंड का सबसे बड़ा उदाहरण बता रही है। उनका सीधा कहना है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए कोई भी नियम तोड़ सकता है। और ये सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं है। एनालिस्ट्स का मानना है कि इससे ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका की जो मॉरल स्टैंडिंग है, वो कमजोर होती है और भविष्य में चीन के लिए अमेरिका की किसी भी आलोचना को नजरअंदाज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बॉटम लाइन क्या है? चीन और रूस के लिए तो ये एक तोहफे जैसा है। ये उन्हें अमरीकी असर को चैलेंज करने और ताइवान या यूक्रेन जैसे मुद्दों पर अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए एक नया हथियार दे देता है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस तरह की एक तरफा, मतलब यूनिलैटरल एक्शन का उस ग्लोबल सिस्टम के लिए क्या मतलब है, जिसने दशकों से दुनिया को एक नाजुक बैलेंस में रखा है? हम ये टर्म बहुत सुनते हैं, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, लेकिन इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो कॉमन रूल्स हैं जो देशों को एक दूसरे पर मनमाने ढंग से हमला करने से रोकते हैं। एक तरह का ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट। और यहीं पर इस एक्शन का असली खतरा छिपा है। जब अमेरिका खुद नियम तोड़ता है, तो वो रूस जैसे दूसरे देशों को भी एक तरह से ऐसा करने का लाइसेंस दे देता है। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करता है।
और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये बस एक अकेली घटना है, तो ऐसा नहीं है। इसे ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों जैसे बयानों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ये सब एक ज्यादा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की तरफ इशारा करता है। सोचिए, जब अमेरिका का एक सबसे करीबी नेटो सहयोगी देश पब्लिकली उसकी आलोचना करे, तो समझ जाइए कि कोई लाइन क्रॉस हुई है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का ये बयान दिखाता है कि अलाइज के बीच भी कितनी गहरी चिंता है। और ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही नियमों को नजरअंदाज करने लगे, तो फिर नियम बचते कहाँ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।